नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंध का संग्राम, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। हमारे भारत के इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों और राजाओं का ही नहीं बल्कि उन शासकों की भी कहानी बताता है जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारी सभ्यता और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शासकों और योद्धाओं की जिन्होंने सैकड़ों साल पहले भारत की भूमि पर कदम रखा था। आज जानेंगे कि इन आक्रमणों की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले भारत में कौन आया, कैसे अलग अलग देशों के शासक हमारे यहाँ पर आए और भारत पर राज किया। हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे जिन्होंने भारत पर हमला किया, इन आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन्होंने भारत पर क्यों हमला किया, इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ा। सबसे पहले जो अरबों ने भारत के सिंध क्षेत्र पर हमला किया था, उनकी क्या रणनीति थी, उन्होंने सिंध पर कैसे कब्जा किया। इसके बाद हम तुर्कों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे, तुर्की शासकों की जिन्होंने अरबों के बाद भारत की ओर रुख किया था, कैसे उन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करी। इन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में ये जो समय हम डिस्कस कर रहे हैं ये है साल 700 ईस्वी का। यह वह समय था जब सिंध की धरती पर एक शक्तिशाली ब्राह्मण वंश का शासन चलता था। इस वंश की स्थापना एक कुशल और बुद्धिमान राजा चच ने की थी। चच वंश का शासन सिंध मतलब जो आज का पाकिस्तान है उसमें फैला हुआ था। राजा चच की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजा दाहिर सिंहासन पर बैठ जाता है। उसकी राजधानी थी आलोर। ये एक मजबूत किला था जहां से वह पूरे सिंध पर अपना शासन चलाते थे। जिस समय हम सिंध की बात कर रहे हैं इस दौरान सिंध समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन एक खतरा पूर्व की ओर से उसकी ओर बढ़ रहा था जो कि था अरबों का आक्रमण। अरब लोग मुख्यतः मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट से आए थे, जो वर्तमान में सऊदी अरब, इराक और अन्य आसपास के देशों में स्थित थे। अरबों का एक वीर सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन काशिम। वह ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति और दामाद था। मोहम्मद बिन काशिम का मकसद सिर्फ सिंध की दौलत को लूटना ही नहीं था बल्कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। 712 ईस्वी में एक यहाँ पर निर्णायक युद्ध हमको देखने को मिलता है जिसे इतिहास में रावर का युद्ध कहा गया। ये युद्ध राजा दाहिर और मोहम्मद बिन काशिम के बीच हुआ था। इस युद्ध के मैदान में राजा दाहिर की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन मोहम्मद बिन काशिम की सेना के सामने टिक नहीं पाई। कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और इसके बाद मुल्तान पर भी अपना कब्जा जमा लिया, जिसे उन्होंने जीतकर स्वर्ण नगर का नाम दिया क्योंकि वहां से उन्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। सिंध में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मोहम्मद बिन काशिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लागू कर दिया। यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन खास बात यह थी इस समय कि इस कर से बच्चों, विकलांगों, साधुओं, ब्राह्मणों और महिलाओं को मुक्त रखा गया था। इसके साथ ही मोहम्मद बिन काशिम ने सिंध में एक नया सोने का सिक्का भी चलाया जिसे दिरम कहा जाता था। इतिहास में यह भी दर्ज है कि मोहम्मद बिन काशिम ने भारत की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया। इस अनुवाद को कलीला दमना कहा गया, जो आगे चलकर अरबी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हालांकि 715 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन काशिम को मौत के घाट उतार दिया गया। अरबों का शासन सिंध पर अगर हम बात करें तो लगभग 463 वर्षों तक चला, लेकिन उनका प्रभाव उत्तर भारत और बाकी भारत में ज़्यादा नहीं फैल पाया। इस दौरान उन्होंने भारत में खजूर की खेती, ऊंट पालन जैसी कई रिवाज जो है वो शुरू करे, जो कि आज भी जारी हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास आते आते अरबों का जो प्रभाव था वो खत्म होता गया एंड तुर्कों का आगमन शुरू हुआ। अरबों के बाद 11वीं शताब्दी के अंत में तुर्की आक्रमण की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं तुर्की आक्रमण को। तुर्क लोग मुख्यतः मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, जो आज के तुर्की, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं। तुर्क आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति और व्यापार मार्गों पर कब्जा करना। इस आक्रमण में सबसे प्रमुख नाम था फ्रेंड्स महमूद गजनवी का, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण जगह को इसने लूटा था। महमूद गजनवी की बात करें तो इनका जन्म एक छोटे से तुर्क राज्य में हुआ था जिसे हम गजनवी वंश के नाम से जानते हैं। अल्पतगिनी ने 1932 में इस वंश की स्थापना की थी और बाद में सुबुक्तगिन गजनवी इसका शासक बना था, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया। सुबुक्तगिन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के साथ में युद्ध किया, जिसमें जयपाल जो है वो पराजित हो गए थे। लेकिन असली खतरा जो है भारत के लिए तब आया
जब सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने सत्ता संभाली थी। 1998 में सुबुक्तगीन मतलब महमूद गजनवी के पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी इस साम्राज्य का शासक बना। सत्ता संभालते ही उसने अपने आक्रमणों की शुरुआत कर दी। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा से उमीनुद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्राप्त की थी, जिसका मतलब था राष्ट्र का विश्वास पात्र और धर्म का रक्षक। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना और अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाना था। उसने सन 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था, जहां उसने मंदिर की अपार धन संपत्ति लूट ली। इसके बाद 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया, जो जाटों के खिलाफ था। इसके कुछ साल बाद 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के शासनकाल में कई प्रसिद्ध लेखक और विद्वान रहा करते थे, जिसमें अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी और फरूकी शामिल थे। अलबरूनी ने भारत का गहन अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति और विज्ञान पर महत्वपूर्ण काम किए। जब गजनवी वंश का पतन हुआ तो उसके साथ ही भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, गौरी वंश का उदय। गौरी वंश के उदय की बात करें तो पहले एक ये छोटा सा राज्य था। इस वंश की स्थापना अलाउद्दीन जहान सोज ने 1161 में की थी, लेकिन इस वंश का असली सितारा था मोहम्मद गौरी, जिसने अपनी सैन्य कुशलता से गौरी वंश को एक बड़ी शक्ति में बदल दिया। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति और उसके सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना था। उसके आक्रमणों ने भारत के उत्तरी हिस्सों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसने सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया और उसे जीत लिया। यह उसकी पहली बड़ी विजय थी, जिसने उसके हौसलों को और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद उसने गुजरात पर हमला किया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर हमला किया, जहां उसे चालुक्य राजा भीम द्वितीय का सामना करना पड़ा। यह मोहम्मद गौरी के लिए एक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और वह इस युद्ध में हार गया, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। इसने अपनी सेना को और अधिक मजबूत किया और 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा। मोहम्मद गौरी और भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था, तराइन का पहला युद्ध। यह युद्ध आज के हरियाणा राज्य में स्थित तराइन के मैदान में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे? स्कंद थे। इस भयंकर युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया और मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर भी हार नहीं मानी। वह अपनी पराजय का बदला लेने के लिए दोबारा तैयारी करने लगा। उसने अपनी सेना को और भी अधिक मजबूत किया और अगले साल 1192 ईस्वी में एक बार फिर से तराइन के मैदान में युद्ध के लिए लौटा। यह था तराइन का दूसरा युद्ध, 1192 में हुआ था। यह युद्ध इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। यह विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर तुर्क शासन की नींव रख दी। मोहम्मद गौरी यहाँ पर भी नहीं रुका। गौरी की विजय का सफर आगे बढ़ता रहा। 1194 ईस्वी में उसने कन्नौज के शक्तिशाली राजा जयचंद को पराजित किया और यह युद्ध था चंदावर का युद्ध। इस युद्ध चंदावर में लड़ा गया था, इसीलिए इसको चंदावर का युद्ध कहा गया। मोहम्मद गौरी की सेना ने जयचंद की सेना को यहाँ पर धूल चटा दी थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति और संस्कृत भाषा में अपने नाम की खुदाई कराई, जिससे उसने भारतीय जनता के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाने की भी कोशिश करी। एक समय के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली की सूबेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और खुद अफगानिस्तान लौट गया। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, जिसने आने वाले कई वर्षों तक भारत पर शासन किया। तुर्कों ने ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उनका शासन पूरे उत्तर भारत और बाद में बाकी भारत में भी फैला। तो यहाँ पर भारत में स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। यहाँ पर हमने सिंध संग्राम, अरबों और तुर्कों का आक्रमण भारत पर डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वो ट्रांजिशन टाइम था जब एंशिएंट हिस्ट्री से हम शिफ्ट हो रहे थे मध्यकालीन भारत मतलब मिडेवल हिस्ट्री की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से हमने पढ़ा है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से डिटेल में कॉन्सेप्ट से एंड इमेजिनेशन के थ्रू स्टोरी के माध्यम से हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं या जीएस के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इसी तरीके से 100 आवर जीएस का एक स्पेशल कोर्स बना रखा है जीएस का, जिसमें मैंने 6 से 7 सब्जेक्ट्स आपको इसी तरीके से पढ़ाए हुए हैं। कॉन्सेप्ट से, स्टोरी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हमने चीज़ों को डिस्कस किया है कोर्स के अंदर।
लगभग 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं टॉपिक वाइज कोर्स के अंदर, जो लगातार अभी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही स्पेशल कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। लगातार मैं नए नए क्रिएटिव वीडियोस कोर्स के अंदर लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप कोर्स को ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।